कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी ये खबर है, जहां पर पूर्व एमएलए कुलदीप जुनेजा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जुनेजा को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है और संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करने पर यह निर्णय लिया गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को भी कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। बिलासपुर के दोनों जिलाध्यक्ष को भी नोटिस जारी हो सकता है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान के आरोप में कुलदीप जुनेजा पर निष्कासन की कार्रवाई हो सकती है और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को भी कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। इसके साथ ही बिलासपुर के दोनों जिलाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हो सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, टिकट वितरण को लेकर काफी बवाल मचा था और अब कुलदीप जुनेजा शासन की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है? देखिए, आज मैं बता दूं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस की जो हार हुई है, उसके बाद पहली कार्यकारिणी की बैठक, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अभी यहां पर संपन्न हुई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक, तमाम लोग इस बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक में बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद, नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस को जो हार मिली, उसके बाद से लगातार नेतृत्व परिवर्तन की बात उठ रही थी और कुछ पार्टी के नेताओं जैसे कुलदीप जुनेजा, अमरजीत भगत और तमाम कुछ नेताओं ने नेतृत्व परिवर्तन की बात कही थी। जिला अध्यक्षों के उसमें सवाल उठाया था और ये भी आरोप लगे थे कि पैसा लेकर टिकट वितरण किया गया है। तो इस पूरे जो बयानबाजी हुई उसको लेकर काफी गंभीरता से इस मीटिंग में लिया गया और यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी के खिलाफ जो इस तरह की बयानबाजी की है उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए और इसका एक प्रस्ताव पारित कर लिया गया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी प्रदेश अध्यक्ष के पास सुरक्षित है और वो अब इसमें निर्णय लेंगे। हम आपको बताते हैं कि पिछले दिनों पूर्व विधायक जो कुलदीप जुनेजा, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया था और सीधा सीधा ये कहा था कि टिकट वितरण गड़बड़ी हुई और टिकट वितरण में पैसे का खेल हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने जो 18 कांग्रेसियों के जो निष्कासन हुआ था, उसको जो वापसी हुई थी, उस पर भी सवाल उठाया था। इसी तरह अमरजीत भगत ने भी बयानबाजी की थी। बिलासपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कुछ वहां के पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की थी। तो इन चीजों को काफी गंभीरता से लिया और इस पर एक्शन लेने का निर्णय लिया और ऐसी जानकारी मिली कि कुलदीप जुनेजा को तो नोटिस दिया गया है, अमरजीत भगत को भी नोटिस दिया जाएगा और इन पर कार्रवाई हो सकती है। मगर फिलहाल जो फैसला है प्रदेश अध्यक्ष के पास सुरक्षित है। इसके अलावा और दो मुद्दे थे, उस पर भी बहुत इस बैठक में चर्चा हुई। एक तो ईडी के द्वारा जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं उनको नोटिस का जवाब देने के लिए बुलाया गया और 9 घंटे तक बुलाकर उनको परेशान किया गया, एक वो मामला। उसी तरह प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के घर की जो रेकी की गई थी और इस बात की जानकारी दीपक बैज को खुद लग गई थी। इन दोनों मामले को भी काफी गंभीरता से लिया गया और पूरे इस मामले में यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उनके नेताओं को परेशान कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष की जासूसी की जा रही, इसको काफी गंभीरता से लिया है। और ईडी जो जिस तरह से परेशान कर रही, सरकारी एजेंसियां जो कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही, जैसे कि कांग्रेस के नेताओं का आरोप है, उसके विरोध में कांग्रेस ने 2 बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 1 मार्च को, यानी कल जो है, कांग्रेस के जितने नेता हैं वो सभी जिला मुख्यालय में ईडी और सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे और 3 मार्च को ईडी मुख्यालय के सामने में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी। इसलिए क्योंकि 3 तारीख को ईडी के अफसरों ने एक बार फिर से कांग्रेस के पदाधिकारियों को सुकमा और कोंटा के में जो राजीव भवन बना है उसकी फंडिंग को लेकर, उसके पूरी जानकारी को लेकर एक बार फिर से बुलाया गया है। तो 2 बड़े कार्यक्रम यहां पर रखे गए हैं और इसको लेकर भी कांग्रेस की तैयारी यहां पर चल रही है। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर दीपक बैज ने कहा कि चाहे जान से मार दो, चाहे जेल में डाल दो, चाहे जांच बैठा दो या गोली मार दो, हमारी लड़ाई फिर भी जारी रहेगी। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है और 1 मार्च को जिला स्तर पर यह प्रदर्शन होगा। 3 मार्च को ईडी ऑफिस में कांग्रेस हल्ला बोल करेगी और देश में पहली बार किसी राजनीतिक कार्यालय में केंद्रीय एजेंसी की टीम पहुंची है और कांग्रेस के नेताओं को यहां पर डराया धमकाया जा रहा है। दीपक बैज ने ऐसा कहा है। विपक्षी दल के आदिवासी नेताओं को भी यहां पर टारगेट किया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा है कि कांग्रेस के नेताओं को यह प्रताड़ित करना है कि किसी के बहाने बुला लो और उनको डरा धमका लो, उनकी संपत्ति का ब्यौरा जांच के नाम से डराने का काम है।
इस तरह से सेंट्रल एजेंसियों, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना ये कहीं पे भी उचित नहीं है। विपक्ष दल के आदिवासी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार पर रेकी का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ के घर की रेकी को लेकर जोरदार सियासत भी तेज हो गई है। रेकी की शुरुआत आरोप से होते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा तक पहुंचा और जमकर इसमें बवाल मचा हुआ है। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि दंतेवाड़ा पुलिस के 4 पुलिसकर्मी उसके घर की रेकी कर रहे हैं और पीसीसी चीफ और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया। और वहीं बैज ने सरकार पर जासूसी करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दबाव बनाने की राजनीति है। इस मुद्दे को कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी और वहीं इस मामले पर दंतेवाड़ा पुलिस की सफाई भी सामने आई है। सफाई में यह कहा गया है कि वो दंतेवाड़ा एसपी आर.के. बर्मन के निर्देश पर रायपुर आए थे और डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार भी इसमें सामने आया है। उन्होंने अरुण साव ने कांग्रेस के इस आरोप को निराधार बताया, बेबुनियाद बताया और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि ये लोकतंत्र के प्रति भाजपा के अविश्वास का एक और उदाहरण है। वहीं भूपेश के इस ट्वीट पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा। अजय चंद्राकर ने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए दीपक बैज आरोप लगा रहे हैं और ये मामला विधानसभा में भी खूब गूंजा है। ये दंतेवाड़ा गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी है, वो खड़े हैं। आप कैमरा उधर दिखा दें थोड़ा सी इधर से। ये पुलिस की गाड़ी है, दोनों एसआई है और टीआई हैं। ये सवेरे से मेरे घर के सामने घूम रहे हैं और ये शायद हमारा वो अवधेश गौतम दिए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको खोजने मेरे घर आए हैं और मेरे घर में लगातार जासूसी कर रहे हैं। सवेरे रात से लेकर सवेरे से 50 राउंड करीबन लगाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों को प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिले में जाकर धमकी कर रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज आवाज उठाई है। देखिए, इस तरह के आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। निराधार और बेबुनियाद आरोपों के बारे में मैं क्या कहूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार के उल जलूल बयान देकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु का सुशासन है और यहाँ कानून का राज है। दीपक बैज जी को न्यूज में रहना, तो न्यूज में रहने के लिए वो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। आप लोग उसको भूपेश बघेल जी से ज़्यादा जगह दीजिए तो फिर वो आरोप लगाना बंद करेंगे, क्योंकि अभी वो भूपेश बघेल जी प्रवक्ता जैसे लगते हैं। लोकतंत्र खतरा गांधी खानदान से पूरा। और वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में जानकारी साझा करते हुए छत्तीसगढ़ में हुए अपराधों की जानकारी दी है और आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साल 2024 में 1027 मर्डर केस सामने आए हैं और वहीं 2025 में अब तक 87 मर्डर केस सामने आ चुके हैं। डकैती की अगर बात करें तो साल 2024 में 54 डकैती के मामले सामने आए थे और साल 2025 में अब तक केवल 2 डकैती की वारदात सामने आई है। जबकि दुष्कर्म के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो साल 2024 में 2980 और 2025 में अब तक 211 रेप की घटनाएं दर्ज हुई है। अपहरण के मामलों की अगर बात करें तो 2024 में 7288 और 2025 में 672 चोरी की घटनाएं दर्ज हुई। लेकिन इन सब में दुष्कर्म के आंकड़े लगातार चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के लिहाज से छत्तीसगढ़ में औसतन हर रोज 8 से 9 लोगों के साथ दुष्कर्म की वारदात हो रही है, यानी कि हर 3 से 4 घंटे में एक युवती या एक महिला के साथ यहां दुष्कर्म हो रहा है। और अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करते हैं। राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी है। सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में 9.37% की वृद्धि की जानकारी दी है और कहा कि 2024-25 में छत्तीसगढ़ की विकास दर 7.51%, 2023-24 में छत्तीसगढ़ की विकास दर 7.31% थी और वही 2024-25 की आर्थिक प्रगति उत्साहजनक है, ऐसा ओपी चौधरी ने कहा है। उद्योग सेवा क्षेत्र को सरकार मजबूत बनाएगी, अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
और अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, वहीं बिलासपुर में नवनिर्वाचित मेयर और 70 पार्षदों ने आज शपथ ग्रहण किया। इस दौरान एक वाकया ऐसा भी हुआ जो खूब सुर्खियों में है। जी हां, पूजा विधानी जो शहर की 12वीं और दूसरी महिला महापौर बनी है, उन्होंने महापौर पद की गलत शपथ ले ली। पहली बार में नवनिर्वाचित मेयर ने संप्रभुता की जगह सांप्रदायिकता कहकर शपथ ले लिया। हालांकि गलत शपथ लेने के बाद फिर से उनका शपथ ग्रहण कराया गया है। कैमरा वाले तो कर रहे हैं। पूजा अशोक विधानी महापौर नगर निगम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की अनुशासन बनाए रखूंगी तथा ईमानदारी पूर्वक तथा निष्ठता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मैं एल पद्मजा पूजा विधानी महापौर नगर पालिका निगम बिलासपुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को सक्षम बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। और वहीं रायपुर के मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड की कांग्रेस पार्षद अर्जुमन ढेबर ने कलेक्ट्रेट में शपथ ली है। कलेक्टर गौरव सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर उनके साथ पति और पूर्व महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद थे। कल शपथ ग्रहण समारोह में अर्जुमन नहीं हो पाई थी और शपथ लेने के बाद अर्जुमन ढेबर ने कहा कि 10 साल से एजाज ढेबर ने जो काम किया उसे आगे बढ़ाएंगे। पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि 3 माह हम नए महापौर के कार्यों का इंतजार करेंगे। अगर काम नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। और नगर निगम के शुद्धिकरण को एजाज ढेबर ने कहा कि नगर निगम लोकतंत्र का मंदिर है, ये लोकतंत्र का अपमान है। मीनल चौबे नेता प्रतिपक्ष थी, तब क्या निगम अपवित्र था? जी, मैं कुछ कारण से बाहर चले गई थी तो मैं नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा। और मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने आज शपथ ले ली। जैसे आपके भैया 10 साल से अपने वार्ड की सेवा करते आए हैं और मैं भी उनके साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर अब अच्छे से और करेंगे। नेता प्रतिपक्ष वो भी थी, उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा भी थे, तो क्या वो सब अब अपवित्र हैं क्या? मतलब देखिए, ये सब बात ये आदमी की सोच के ऊपर निर्भर करता है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अभी काम में ध्यान देना चाहिए और आगे का काम नहीं होगा तो फिर हम विपक्ष में ही बैठेंगे, तो आंदोलन करेंगे। और अब न्यायधानी बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर स्कूल में बच्चों और अभिभावकों का हंगामा सामने आया है। एग्जाम के लिए अपात्र करने पर अभिभावकों और बच्चों ने हंगामा मचाया है। 24 से अधिक बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने अपात्र कर दिया था और शॉर्ट अटेंडेंस का हवाला देते हुए बच्चों को अपात्र किया गया है। 10वीं और 12वीं के ये सभी स्टूडेंट्स हैं। तिलक नगर स्थित आत्मानंद स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर स्कूल में बच्चों और अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। एग्जाम के लिए अपात्र होने पर हंगामा किया है और 24 से अधिक बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने अपात्र घोषित कर दिया है। शॉर्ट अटेंडेंस का हवाला देते हुए इन सभी को अपात्र घोषित किया गया है और 10वीं और 12वीं के सभी स्टूडेंट्स हैं। तिलक नगर स्थित आत्मानंद स्कूल का ये मामला है। और अब रुक करेंगे सुकमा का, जहां पर 7 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 32 लाख रुपए का इनाम था। इनमें से 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली है, जिनमें 8-8 लाख रुपए का इनाम था। सभी ने सुकमा के एसपी किरण चौहान के सामने हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा जताई और सरेंडर हुए नक्सली साल 2021 में टेकलगुड़ा हमले में भी शामिल थे और इस टेकलगुड़ा की घटना में 22 जवान शहीद हुए थे।
पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल अभियान चलाया जा रहा है उससे प्रेरित होकर 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें जो 7 नक्सली जो है इसमें बटालियन नंबर 1 जो हिडमा की बटालियन हम जिसको मानते हैं उनके कैडर जो है उन लोगों ने भी सरेंडर किया है। उसके अलावा प्लाटून नंबर 10 और अन्य जो नक्सली है जगरुंडा एरिया कमेटी के उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। महासमुंद जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सदस्यों को अपने खेमे में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1998 में जिला बनने के बाद महासमुंद जिला पंचायत को अब तक कुल 5 अध्यक्ष मिल चुके हैं, जिसमें 4 बार बीजेपी तो 1 बार कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुई है और उपाध्यक्ष पद पर भी कमोवेश ऐसा ही आंकड़ा रहा है। हालांकि हाल ही में हुए चुनाव में 15 वार्ड वाली इस जिला पंचायत में 10 वार्डों में बीजेपी तो वहीं 4 वार्डों में कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जबकि निर्दलीय को 1 वार्ड में जीत मिली है और ऐसे में बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस पर भारी नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि महासमुंद जिला पंचायत में किस पार्टी का अध्यक्ष बनता है। अभी तक से मैं सोचा भी नहीं हूं, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं और लड़कर ही आज यहां तक आया हूं। तो जो भी पार्टी का निर्णय रहेंगे तो मैं उसमें पूरी तरीके से ईमानदारी से स्वीकार करूंगा और आगे भविष्य में भी काम करूंगा। चूँकि हम कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी हैं तो पार्टी का जो निर्देश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है, तो पार्टी के निर्देश का पालन करते हुए हम दावेदारी करेंगे। केशकाल घाट के गोविंदपुर मांझीनगर पहाड़ के नीचे छत्तीसगढ़ का पहला टनल बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए 464 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क का यहां पर निर्माण किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी 124 किलोमीटर का सड़क बन रहा है। इस बीच 2.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल का निर्माण भी कराया जा रहा है। टनल का कार्य जनवरी 2024 में प्रारंभ किया गया और अगस्त 2026 तक ये पूरा होना है। टनल 2 भागों में बनाया जा रहा है। 16-16 मीटर ये चौड़ी है और आने और जाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग टनल निर्धारित की गई है। दोनों टनल में क्रमशः 3-3 लेन सड़क का निर्माण होगा। 500-500 मीटर में वॉल बनाया जाएगा और यदि कोई गाड़ी खराब हो जाती है या कोई अन्य इमरजेंसी यहां पर हो जाती है तो वहां दूसरे सड़क मार्ग से मोड़ भी सकते हैं। और इसके अलावा टनल के भीतर वेंटिलेशन, कैमरे, इमरजेंसी एस्केप और टेलीफोन आदि संसाधन भी उपलब्ध होंगे। एक 2.8 किलोमीटर का ट्विन टनल्स चल रहे हैं, 2 टनल्स बन रहे हैं 6 लेन के लिए। अभी 2024 स्टार्टिंग में शुरू हुआ था टनल का खुदाई करना। 26 अगस्त तक इसको होने का चांस है, पूरा रेडी होने के लिए टनल का। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अंतर्गत भारतमाला परियोजना रायपुर से जो विशाखापट्टनम की ओर जाती है, इसका लगभग 124 किलोमीटर का एरिया जो है छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरता है और लगभग 2.8 किलोमीटर का यह जो है बड़े राजपुर में इसके अंतर्गत टनल भी बन रहा है और 6 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है।